शिव धनुष किसने तोड़ा। देखिए दोस्तों, शिव धनुष किसने तोड़ा। तो अब हमें यूं लग रहा है वाक्य में कि ये इस वाक्य का करता है, ये वाक्य का उद्देश्य है, रेस्ट जो पार्ट बचा हुआ है, बाकी जो पार्ट बच गया वो इस वाक्य का विधेय है। ऐसा अगर हम सोच के करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भाषा संस्थान हिंदी में। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वाक्य। वाक्य एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही आसान है, मुश्किल भी कह सकते हैं, लेकिन अगर इसको सही तरीके से समझा जाए तो इससे आसान कोई टॉपिक नहीं और प्रश्न के गलत होने की संभावना ही नहीं है। बस पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलना होगा और एग्जाम में हर कंपटीशन में 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आज इससे जुड़े सभी प्रश्नों की, संभावित प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे, उनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा। एक एक करके इसको सरलता से समझते जाएंगे। कंसेप्ट अगर समझ में आ गई तो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक वाक्य। दोस्तों, वाक्य पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि वाक्य बनता किससे है, वाक्य कहते किसे हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहां आता है, ध्वनि। भाषा की शुरुआत इससे होती है, ध्वनि से। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। ध्वनि का जो लिखित रूप है उसको वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण। और वर्णों का जो समूह है, वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शब्द। शब्द अगर किसी वाक्य या उपवाक्य में प्रयोग कर दिए जाए तो वो पद कहलाते हैं, और अगर पदों को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाए, जो भी पद है उन सबको एक क्रम में लिख दिया जाए तो वो वाक्य बन जाते हैं। तो वाक्य की परिभाषा हम कुछ यूं कर देंगे, पदों का व्यवस्थित और सार्थक मेल जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। दोस्तों, ये होगी वाक्य की परिभाषा। हमने बात सीखी ध्वनि सबसे छोटी इकाई भाषा की, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों का अगर समूह बना दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और शब्दों का अगर किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो उस इकाई को पद कहते हैं। शब्दों से ही पद बना है और पदों का व्यवस्थित और सार्थक में जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। तो एक चीज और निकल के आती है यहाँ से कि भाषा की यह पूर्ण इकाई होती है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, ये क्वेश्चन भी बनता है, पूर्ण और सार्थक इकाई। यानी कोई आपसे ये पूछ ले, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की पूर्ण और सार्थक इकाई वाक्य। दोस्तों, ये तो हुई इसकी परिभाषा की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, वाक्य की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है वाक्य के अंग। सबसे जो पहली बात आती है वाक्य के अंग। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो मूल रूप से वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2। कौन कौन से? एक तो उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वाक्य के 2 मूलभूत अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसको कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं कर्ता एवं इसका विस्तार।
कर्ता अकेला हो तो भी उद्देश्य में होगा, और कर्ता का ही विस्तार कहीं दिया हो वो भी उद्देश्य में होगा। विधेय किसको कहते हैं? कर्ता और कर्ता के विस्तार को छोड़कर जो अन्य चीज बच जाती है, जो अन्य चीज वाक्य में शेष रह जाती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों? विधेय कहलाती है। यहां हम अगर बात करें तो मूल रूप से ये लिखा जाता है क्रिया एवं इसका विस्तार, यानी क्रिया और क्रिया का विस्तार विधेय कहलाता है। इसमें क्या क्या चीज आ जाती है? कर्म आ जाता है और विशेषण भी इसी में आ जाते हैं, क्रिया विशेषण भी इसी में आ जाते हैं। ये सारे के सारे अगर वाक्य में कहीं भी हो तो वो किसका पार्ट होंगे? विधेय का पार्ट होंगे। और कर्ता और कर्ता का विस्तार वो किसका पार्ट होगा? उद्देश्य का पार्ट होगा। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके जरिए इस बात को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, केवल हमें एक बार इतनी बात देखनी कि वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार, विधेय में क्रिया एवं उसका विस्तार, जिसमें कर्म आ जाएगा, विशेषण आ जाएंगे और क्रिया विशेषण आ जाएंगे। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। राम मेज पर पुस्तक रखता है। राम लड़का है। बादल गरजते हैं। आकाश में बादल गरजते हैं। दोस्तों, ये अपने सामने कुछ वाक्य हैं जिनके जरिए हम उद्देश्य और विधेय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला वाक्य है राम मेज पर पुस्तक रखता है। तो देखिए, इस वाक्य का कर्ता कौन है? राम। कर्ता कौन है? राम है। और कर्ता हमेशा किस में जाएगा? उद्देश्य में जाएगा। किस में जाएगा? उद्देश्य में जाएगा। अब देखो दूसरी चीज क्या है? मेज पर पुस्तक रखता है। ये तो है क्रिया। क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया है। क्रिया हमने बात की, क्रिया जब भी होगी तो वो किसमें जाएगी? विधेय में जाएगी। बिल्कुल सही बात है, चलेगी साथ। उसके बाद हमने बात की कर्म होगा, ये पुस्तक कर्म है, ये भी कहां जाएगा? विधेय में जाएगा। और देखिए, ये उत्तर दे रहा है कहां का? किसका उत्तर दे रहा है? कहां का। कहां का जो उत्तर होता है वो जनरली हम क्रिया विशेषण में ले जाते हैं। तो ये सारा पार्ट की जितना का जितना जो पार्ट है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? इस वाक्य का विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय। और ये हो गया इसका कर्ता। दूसरा वाक्य देखिए, राम लड़का है, ये इसका कर्म हो गया, ये कर्ता हो गया। तो इसमें केवल राम क्या हो जाएगा? इस वाक्य का उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। अगला बादल गरजते हैं। बादल इसमें उद्देश्य है और गरजते हैं ये क्या है? विधेय है। कुल मिलाकर बात ये है, कर्ता जो होता है वो क्या होता है? उद्देश्य होता है, और रेस्ट जो पार्ट बच जाता है वो विधेय होता है। आकाश में बादल गरजते हैं, यहां थोड़ा सा अपने दिक्कत आ सकती है, तो उसको सॉल्व कैसे करें, कैसे समझें, इसके बारे में देखो। आकाश में बादल गरजते हैं, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि कर्ता हमें हर शब्द में, हर वाक्य में कर्ता पहले ही मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे कर्ता पहले न होकर गायब सा लग रहा है, कुछ इसमें आकाश कर देंगे, लेकिन आकाश तो कहां का उत्तर है? किसका उत्तर है? कहां का। और कहां का उत्तर कर्ता नहीं है। यहां उद्देश्य है बादल। क्या है? बादल है।
और ये वाला पार्ट बच गया, ये भी विधेय है और ये वाला पार्ट भी क्या है, विधेय है दोस्तों। यानी अब उद्देश्य बीच में रह गया और विधेय दोनों साइड आ गए। तो ऐसे प्रश्न हमें थोड़ी दिक्कत पैदा करेंगे। देखिए वाक्य था आकाश में बादल गरजते हैं। वाक्य है आकाश में बादल गरजते हैं। इस वाक्य की चर्चा कर रहे थे हम। तो यहां दिक्कत यही, तो हम अगर हमें पहचानना हो कि इस वाक्य का उद्देश्य कौन सा है, तो एक बार कोई शब्द जो दिक्कत कर रहे हैं उनको वाक्य के प्रारंभ में लेके आएंगे। तो देखिए इस बादल को अगर प्रारंभ में लेके आते हैं, बादल आकाश में गरजते हैं। देखिए ऊपर वाला वाक्य और नीचे वाला वाक्य, दोनों वाक्य सेम है, दोनों अपना अर्थ भी सही दे रहे हैं, दोनों वाक्य सार्थक हैं। तो अगर ऐसा चेंज आ जाए कि कोई भी वाक्य का कोई भी पद बीच में से उठ के प्रारंभ में हम लगा सकते हैं, कर्ता की जगह लगा सकते हैं, इसका मतलब डेफिनेटली वो उस वाक्य का क्या है, उद्देश्य है। तो उद्देश्य का पता लगाने के लिए एक तरीका ये अपना सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है, प्रश्न होने की, गलत होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी दोस्तों। एक और उदाहरण देखिए, शिव धनुष किसने तोड़ा। देखिए दोस्तों, शिव धनुष किसने तोड़ा। तो अब हमें यूं लग रहा है वाक्य में कि ये इस वाक्य का कर्ता है, ये वाक्य का उद्देश्य है, रेस्ट जो पार्ट बचा हुआ है, बाकी जो पार्ट बच गया वो इस वाक्य का विधेय है। ऐसा अगर हम सोच के करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। वापस हम वही तरीका अपनाते हैं अपना, इसको यहां लेके आते हैं प्रारंभ में, किसने शिव धनुष तोड़ा। ये भी वाक्य अपना अर्थ दे रहा है, प्रारंभ में आ गया। और दूसरी बात, अगर कहीं भी आपको ये प्रश्नवाचक में किसने शब्द दिख जाए तो पक्का ये उस वाक्य में उद्देश्य का काम करेगा। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है। वाक्य में कहीं भी किसने शब्द आ गया और प्रश्नवाचक शब्दों की बात नहीं कर रहा है, केवल किसने की, तो ये 100% क्या होगा, उद्देश्य होगा। क्या होगा, उद्देश्य। तो इस वाक्य में उद्देश्य ये है, ये विधेय है और ये विधेय है। देखो किसने की जगह हम यहां पे राम भी करके देख सकते हैं। तो राम इसका करता हो जाएगा ना कि राम ने शिव धनुष तोड़ा। किसने तो प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि यहां परशुराम जब आता है सभा में, परशुराम जब सभा में आता है, देखता है कि शिव धनुष टूटा हुआ है, तो वो आते ही ये प्रश्न करता है कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा। तो उसको संज्ञा का पता नहीं था, तोड़ने वाले का नाम पता नहीं था, तो उसने ये प्रश्न किया। तो ये शब्द कर्ता की जगह काम में आया। राम ने शिव धनुष तोड़ा था। किसने तोड़ा था, राम ने। तो अगर हम इसको भी यहां रख के देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी जगह जो, देखो ये इस वाक्य का कर्ता था, इस कर्ता की जगह दूसरा शब्द काम में लिया गया, तो वो भी इस वाक्य का कर्ता है। राम ने शिव धनुष तोड़ा, तो शिव धनुष इस वाक्य का कर्म हो गया, तोड़ना क्रिया होगी, और राम कर्ता हो गया। इसी राम की जगह ये शब्द काम में लिया गया, तो ये भी कर्ता का काम करेगा, उद्देश्य है। और एक बात मैंने आपको 100% बताई थी, रामबाण बताई दिया कि किसने शब्द अगर वाक्य में प्रयोग होता है तो वो कर्ता का काम करेगा, तो वो उद्देश्य होगा, हमें सोचने की जरूरत नहीं। बाकी बचा हुआ इसमें क्या होगा, विधेय होगा। हमने दोस्तों अब तक उद्देश्य और विधेय दो चीज पढ़ी। उद्देश्य कर्ता और कर्ता का विस्तार। जैसे एक सेंटेंस और देखिए, सड़क पर चलते हुए कुछ लोग बात कर रहे थे। ये एक वाक्य है।
इस वाक्य में उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? इस वाक्य में होगा उद्देश्य कुछ लोग। इसको यहां पहले लेके आओ। कुछ लोग सड़क पर चलते हुए बात कर रहे थे। अपना अर्थ बिल्कुल सही दे रहा है। अब ये देखो, ये जो चीज है ये तो कहां का उत्तर है, और कहां का उत्तर क्रिया विशेषण होता है। बात कर रहे थे, ये क्रिया के लिए काम में आ गया, और कुछ लोग इस वाक्य का क्या है? करता है, और ये इसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य केवल यही है, और बाकी सारा पार्ट क्या हो गया? विधेय हो गया। इस प्रकार से हम उद्देश्य विधेय छांट सकते हैं। तो हमने दोस्तों अब तक पढ़ा वाक्य के अंग, वाक्य की परिभाषा। तो वाक्य के दो अंग थे, उद्देश्य और विधेय, उनकी चर्चा करनी। अगली चीज है वाक्य के गुण। अगली चीज है वाक्य के गुण। गुण भी कहते हैं, तत्व भी कह सकते हो इसको, और घटक भी कह सकते हो। घटक शब्द कम काम में लिया जाता है, गुण और तत्व शब्द अधिक काम में लिया जाता है। गुण और तत्व शब्द अधिक काम में लिया जाता है। दोस्तों क्या है ये गुण? कई बार बहुत इजी है ये, और हमने इनका खूब प्रयोग भी किया है, लेकिन हमें इनका नाम ध्यान नहीं होता तो प्रश्न गलत हो जाता है। तो देखिए, गुणों की बात करते हैं। वाक्य के आवश्यक गुण क्या है? क्या कमी नहीं होनी चाहिए वाक्य में, तभी वाक्य सुंदर और सही होगा। तो पहला गुण यहां पे है निकटता। पहला गुण क्या है? निकटता। कुछ इसको आसक्ति भी कहते हैं, पास पास होना। निकटता का मतलब क्या है? पास पास। कोई भी वाक्य हम लिखते हैं तो उसके जो शब्द हैं उनमें दूरी ज्यादा अधिक नहीं रखनी चाहिए, पास पास होने चाहिए, एक दूसरे के समीप होने चाहिए, उनमें आसक्ति होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, तभी वाक्य सुंदर होगा। देखो, अगर हम ऐसे लिख दें इसको, राम आम खाता है, तो लाइन तो पूरी भर गई, लेकिन ये थोड़ा अटपटा लगता है। अमूमन ऐसी चीजों की पालना हम कहाँ करते हैं? जब हमारी यूनिवर्सिटी की ऐसी बोर्ड की एग्जाम होती है जहां बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन का उत्तर लिखना होता है, ज्यादा पेज भर के हमें दिखाने होते हैं। ज्यादा पेज भरने के चक्कर में हम सेंटेंस को थोड़ा दूर दूर, उसमें जो वाक्य हैं, छोटे छोटे जो पद हैं, उनको दूर दूर कर देते हैं ताकि पेज जल्दी भर जाए। तो ये हमें नहीं करना, क्योंकि वाक्य का एक आवश्यक गुण होता है निकटता, समीपता, आसक्ति, सन्निधि भी बोलते हैं दोस्तों इसको। दूसरा है पदक्रम। दोस्तों वाक्य में पदक्रम की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए कर्ता कर्म क्रिया का। कहीं ऐसा ना हो कि हम शब्दों को उलट पलट करके लिख दें, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें देखो पदक्रम संबंधी कैसे होता है। जैसे मैं लिख दूं राजगढ़ हम में रहता है। अब हमें राजगढ़ से कितना भी प्रेम क्यों ना हो, ये बात हम नहीं लिख सकते कि राजगढ़ हम में रहता है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? हम राजगढ़ में रहते हैं। तो इसमें क्या गड़बड़ हुई? पदक्रम इसका गलत हो गया। क्या गलत हो गया? पदक्रम गलत हो गया। तो वाक्य का एक आवश्यक गुण क्या है? आवश्यक तत्व क्या है? आवश्यक घटक क्या है? पदक्रम भी है। अगली बात करें तीसरी, वो है सार्थकता। तीसरी चीज क्या है? सार्थकता। वाक्य में अर्थ उसका सही होना चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बेमेल कर दिया। हमें लिखना है लता घर गई और लिख दिया ताल रग ईद, तो इसका कोई अर्थ नहीं रहा, इसमें सार्थकता की गड़बड़ हुई। ये वाक्य का आवश्यक घटक है, वाक्य का एक आवश्यक गुण है कि उसमें क्या हो? सार्थकता हो, उसका अर्थ सही होना चाहिए। अगले की बात करते हैं, अगले गुण की बात करते हैं 4 नंबर पे, वो है योग्यता। कौन सा गुण है? योग्यता। दोस्तों
जो